प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की वर्कशीट 62 और ये 5 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है और विषय सामाजिक विज्ञान एसएसटी सोशल साइंस, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो हम कर रहे हैं पुनरावृत्ति। तो पहला चैप्टर है सत्ता में साझेदारी, इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा। पहले क्या होता था, पहले राजतंत्र होता था और राजतंत्र में सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति यानी कि राजा के पास ही केंद्रित हुआ करती थी सत्ता की। परंतु आज के टाइम में क्या है, लोकतंत्र आ गया है, डेमोक्रेसी आ गई है। तो डेमोक्रेसी में यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा किया जाता है, जिसमें हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, जिसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण, क्योंकि अब शक्ति जो है ना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रह गई है, बल्कि शक्तियों को क्या कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया, सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में। तो बच्चों इस वर्कशीट में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 से 5 अंक वाले प्रश्न है ये। ठीक है, और दूसरा 11वां जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है स्रोत आधारित प्रश्न, 4 नंबर का है, और ये अनुच्छेद को पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो बच्चों आपको फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही अनुच्छेद आने वाला है और ये बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स का है। आप अनुच्छेद पढ़ के आंसर दे सकते हैं आराम से। तो करते हैं आज की वर्कशीट के प्रश्न और उत्तर। तो पहला प्रश्न है बच्चों, सत्ता की साझेदारी क्यों वांछनीय है? आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सत्ता की साझेदारी वांछनीय मतलब क्यों आवश्यक है। ठीक है, और आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूप आपको बताने उदाहरण सहित। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? भाई सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है ताकि देश में एकता बनी रहे, देश में शांति बनाए रखे, है ना, देश में एक समान विकास हो, और सामाजिक विवाद तथा तनाव से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। भाई सत्ता का बंटवारा हो रखा होगा, विकेंद्रीकरण हो रखा होगा, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां नहीं होगी। ठीक है, सभी फैसले एक व्यक्ति नहीं लेगा, बल्कि जो भी सत्ता में जो भी अधिकारी हैं या जो भी संस्थाएं हैं वो सब मिलकर अगर सत्ता में भागीदारी रहेगी उनकी, है ना, सारे फैसले वो विचार विमर्श के बाद लिए जाएंगे, तो क्या रहेगा, देश में एकता रहेगी, देश में शांति बनी रहेगी और देश का समान विकास हो सकता है। और जो देश के अंदर सामाजिक विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव होता है, वो बचा रहेगा। तनाव नहीं होगा और सामाजिक विवाद भी नहीं होगा अगर देश में सत्ता की साझेदारी बनी रहेगी तो। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो 3 रूप बताने हैं आज के टाइम पे। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूप कौन कौन से हैं, या जैसे पहला है सरकार के विभागों के बीच सत्ता की साझेदारी, यानी कि सरकार के विभाग या अंगों के बीच। ठीक है, यहाँ पे विभागों की जगह पे अंगों की भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे भारत में है शक्तियाँ 3 जगह पे बांटी गई हैं, न्यायपालिका को दी गई है, कार्यपालिका को, और विधायिकाओं में शक्तियाँ बांटी गई सत्ता की। सरकार के 3 अंग भी कहलाते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इनका काम क्या होता है? न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना, ठीक है, जो कानून को नहीं मानता उनको सजा देना होता है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानूनों को लागू करना होता है। और विधायिका का काम होता है कानूनों को बनाना। ठीक है, तो सरकार के 3 अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी की गई है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। दूसरा रूप कौन सा है? दूसरा है सरकार के विभिन्न साझेदारी के बीच सत्ता की साझेदारी। जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है तथा स्थानीय सरकार के भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र सरकार का काम होता है केंद्र के अंदर, और राज्य सरकार, जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं तो उनकी अलग अलग सरकारें दी गई हैं, है ना, उनका मुख्यमंत्री अलग होते हैं, गवर्नर अलग होते हैं। और स्थानीय सरकार जो आपने सुना होगा, नगर पालिका, एमसीडी और नगर पंचायत। ठीक है, तो ये स्थानीय सरकार भी शक्तियों का बंटवारा किया गया उनके अंदर भी, ताकि उनकी भागीदारी हो सके सत्ता में। तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के भी सत्ता की साझेदारी। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया था ताकि क्या नाम है, कोई विवाद ना हो, सामाजिक विवाद ना हो, तनाव से बच सके। ठीक, दूसरा प्रश्न दे रखा है, बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे? तो बेल्जियम में जो फ्रांसीसी भाषा की जगह जो लोग थे वो अल्पसंख्यक थे, है ना, उनकी संख्या कम थी, परंतु वो क्या थे, समृद्ध थे और शक्तिशाली थे। क्यों थे?
क्योंकि बेल्जियम में फ्रांसीसी समुदाय के अपेक्षाकृत लोग क्या थे, शिक्षित थे, और फ्रांसीसी समुदाय की सरकार में भागीदारी भी उनकी अधिक थी, है ना। और तीसरा, फ्रांसीसी समुदाय के पास जमीन आदि जो धन संपदा थी वो भी उनके पास में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध थी। ठीक। तीसरा प्रश्न है, दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं। तो दबाव समूह क्या होते हैं, दबाव समूह और हित समूह होते हैं वे समूह जो सरकार पर दबाव डालते हैं, जैसे किसान यूनियन हो गई, स्टूडेंट यूनियन हो गई, है ना, व्यापारियों की यूनियन हो गई। जैसे अभी आपके टाइम अभी क्या हो रहा है दिल्ली में, है ना, कि जो किसान हैं वो अपने के नाम में जो किसान बिल पास किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको वापस करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये किसान यूनियन के सभी नेता कर रहे हैं ना, किसान उसमें तो दबाव डाल रहे सरकार के ऊपर कि हम जो कानून बनाया गया, किसान बिल बनाया गया, उसको वापस लिया जाए। तो ये सत्ता की साझेदारी में कैसे काम करते हैं। तो पहला है, दबाव समूह और हित समूह अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, है ना, और सरकार पर दबाव डालते हैं और इस तरीके से सत्ता में साझेदारी करते हैं। दूसरा है, कई बार सरकार अगर गलत निर्णय लेती है तो भी दबाव समूह और हित समूह धरना प्रदर्शन आंदोलन आदि के द्वारा सरकार को निर्णय बदलने के लिए मनाते हैं, है ना, जैसा कि अभी हो रहा है। ये दबाव समूह और हित समूह सरकार के सामने जनता की समस्या को रखते हैं और आम लोगों की सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, ताकि सरकार जो है आम लोगों के हित में कानून को पास कर सके। चौथा प्रश्न है, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। जो शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है वो देश को क्या बनाता है, शक्तिशाली बनाता है और एकजुट बनाता है। तो इस कथन की पुष्टि करनी है हमें। तो पहले क्या हो जाएगा, शक्तियों के बंटवारे के कारण देश में आपसी झगड़े नहीं होते, दंगे नहीं होते तथा सामाजिक तनाव की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, देश में शांति बनाए रखने के लिए भी शक्तियों का बंटवारा होना आवश्यक है। और तीसरा हो जाएगा, शक्तियों के बंटवारे के कारण पूरे देश का एक समान विकास संभव हो पाता है। चौथे का हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी के कारण जब भेदभाव नहीं होता तो देश की एकता को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये शक्तियों का बंटवारा करने से देश हमारा क्या हो जाता है, शक्तिशाली होता है और उसमें एकता बनी रहती है। पांचवा प्रश्न है, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 उपायों की चर्चा कीजिए। बेल्जियम सरकार का आपको मॉडल बताना है इसमें। ठीक है, ये आपके फाइनल एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पहले भी आ चुका है कि बेल्जियम सरकार का मॉडल बताइए। इस बार बदल दिया है क्वेश्चन का पैटर्न कि क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 उपायों की चर्चा कीजिए। तो बेल्जियम ने क्या किया था, पहला, केंद्र सरकार से बहुत सी शक्तियां लेकर राज्य सरकार को दे दी गई थी। ठीक है, जो केंद्र सरकार के पास में शक्तियां थीं, है ना, वो राज्य सरकार को दे दी गई ताकि वहाँ पे लड़ाई झगड़े ना हो और क्षेत्रीय विविधता और सांस्कृतिक विविधता बनी रहे। दूसरा है, केंद्र सरकार में फ्रेंच तथा डच भाषी मंत्रियों की संख्या एक समान निश्चित गई, है ना। 2 तरह के वहाँ पे 2 भाषी लोग थे, एक फ्रेंच बोलते थे और दूसरा डच भाषी लोग थे। तो उन मंत्रियों की संख्या बराबर की गई, फ्रेंच बोलने वालों की भी और डच बोलने वालों की संख्या क्या की गई, बराबर की गई वहाँ पर। तीसरा है, देश में सभी समुदायों के लिए अलग से सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। ठीक। छठा प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद में श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया गया, व्याख्या कीजिए। तो पहले तो हम जानेंगे बहुसंख्यकवाद होता क्या है। बहुसंख्यकवाद क्या होता है, जब बहुसंख्यक वर्ग यानी कि जो संख्या में ज़्यादा होते हैं अपना प्रभुत्व या दबदबा बनाने की कोशिश करता है तो उसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। ठीक है, उसमें क्या होता है, अल्पसंख्यक लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, ठीक है, आवश्यकताएं होती है, उनको दरकिनार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि कई सारे कानून ऐसे बना दिए गए जो तमिलों के लिए सही नहीं थे, है ना। जैसे क्या किया गया, अलगाव की भावना क्यों बढ़ी, 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया, यानी सिंगली भाषा को महत्व दिया गया 1956 के में कानून बनाकर, जबकि तमिलों को ऐसा कुछ नहीं दिया गया, तमिल भाषा को कोई महत्व नहीं दिया गया। दूसरा क्या किया, श्रीलंका में एक कानून के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया जो सिंगली भाषी लोग थे।
तीसरा था सरकारी नौकरियों तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सिंगली भाषा यानी सिंगली भाषी लोगों को प्राथमिकता दे दी गई। अब सरकारी नौकरी में भी अधिकतर उनको लेते थे जिनको सिंगली भाषा आती थी। तो जो तमिल लोग थे उनको क्या लगा कि हम तो इस देश से अलग हैं, इसलिए अलगाव की भावना उनके मन में आने लगी थी। ठीक। 7वां प्रश्न है, उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया। तो हमें क्या करना है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताना है कि इन्होंने सांस्कृतिक विविधता का सामना कैसे किया। तो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम में सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने के लिए सत्ता की साझेदारी को अपनाया गया। सत्ता का बंटवारा कर दिया बेल्जियम ने। केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर राज्य सरकार को दे दी गई तथा सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। और श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का रास्ता चुना गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगली भाषा को महत्व दिया गया है ना, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरियों में सिंगली जो भाषा बोलने वाले लोग थे उनको प्राथमिकता दी गई। इसके कारण क्या हुआ, देश के विभाजन कगार पर पहुंच गया। जो देश में अलगाव की भावना फैलने लगी तमिल लोगों के बीच में, है ना, और देश के विभाजन के कगार पर पहुंच गया। यानी कि ऐसा लगा था जैसे देश का बंटवारा होने वाला और गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। गृह युद्ध हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए। ठीक है, श्रीलंका में। 8वां प्रश्न है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। कि जो सामाजिक समूह होते हैं ना उनके बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी सत्ता की साझेदारी की जाती है। तो नंबर 2, विभिन्न सामाजिक समूहों को अपनी मांग तथा मुद्दों को उठाने की आज़ादी होती है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जो भी सामाजिक समूह है ना वो अपनी मांग अपने मुद्दे जो है सरकार के सामने रख सकते हैं। जैसे अभी जो है किसान आंदोलन हो रहा है तो उसमें क्या है, किसान जो है सामाजिक समूह है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपनी मांग सरकार के सामने रख रहा है कि भाई इस कानून में जो गलती है उसको ठीक किया जाए या इस कानून को वापस लिया जाए, जो किसान बिल है ना। तीसरा है, विभिन्न सामाजिक समूह अपने दबाव समूह या हित समूह का गठन भी कर सकते हैं। चौथा, सरकार को भी विभिन्न सामाजिक समूह के हितों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। और अगर सरकार ऐसा कोई कानून बना देती है जो कि किसी सामाजिक समूह के विपरीत है, जैसे किसानों के विपरीत है कोई कानून, है ना, स्टूडेंट के विपरीत है या व्यापारियों के विपरीत है, तो उस कानून को सरकार को वापस भी लेना पड़ता है ना, क्योंकि सरकार को सभी समूहों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में सभी सामाजिक समूहों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो लोकतंत्र नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा, यानी कि तानाशाह शासन आ जाएगा। 9वां प्रश्न है, सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र की भावना है। 4 उपयुक्त तर्क देते हुए कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र में क्या है, सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है। अगर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी नहीं होगी, है ना, विकेंद्रीकरण नहीं होगा शक्तियों का, तो लोकतंत्र वहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि लोकतंत्र का जो अर्थ है वो क्या है, लोक प्लस तंत्र, यानी कि जनता का शासन, जिसके लिए सत्ता की साझेदारी होना आवश्यक है। ठीक है। दूसरा है, लोकतंत्र में समानता सुनिश्चित करने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। भाई समानता भी लोकतंत्र में होनी चाहिए, तभी साझेदारी होगी सत्ता की। तीसरा है, लोकतंत्र में एक समान विकास के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो चौथा, लोकतांत्रिक सरकार में सबको एक समान अधिकार देने तथा न्याय के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। भाई सभी को समान अधिकार दिया जाए और न्याय दिया जाए, तभी के नाम है लोकतंत्र वहाँ पर हो सकता है। ठीक। 10वां प्रश्न है, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया। तो इसको बताना कि बेल्जियम सरकार का मॉडल बताना वही कि जातीय समस्या जो थी उसका समाधान उन्होंने कैसे किया। तो कैसे किया कि केंद्र सरकार से बहुत सारी शक्तियां लेकर राज्य सरकार को दे दी गई। दूसरा, केंद्र सरकार में फ्रेंच तथा डच भाषी मंत्रियों की संख्या एक समान निश्चित की गई। तीसरा, राजधानी ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स की संख्या में जो ब्रुसेल्स की सरकार थी उसमें सरकार में फ्रांस तथा डच भाषी, इसमें भाषी कर लेना उसको, डच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या की गई, एक समान की गई। ठीक है। और देश में सभी समुदायों के लिए अलग से सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, जो कि भाषा वगैरह के लिए कानून बनाती थी। ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन। अब स्रोत आधारित प्रश्न देख लेते हैं। पहले अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, क्या अनुच्छेद है।
इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्या है, पढ़ लेते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए, जिसको हम राजतंत्र बोला करते थे, है ना। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन। एक जो अब्राहम लिंकन जो थे, उनकी एक परिभाषा भी है लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी पर, कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन होता है। तो इसको प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है। तो लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है वो है जनता का शासन। क्या है? जनता का शासन। दूसरा प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा। सत्ता की साझेदारी का जो विचार था वो आया कैसे। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, कि समानता तथा आम लोगों की सरकार में भागीदारी तय करने के लिए सत्ता की साझेदारी का विचार उभरा था। यानी कि जो आम लोग हैं, ठीक है, उनको समान बनाने के लिए और उनकी सरकारें में भागीदारी के लिए सत्ता की साझेदारी का विचार आया था। ठीक। तीसरा प्रश्न है, त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। क्या आप कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। त्वरित निर्णय यानी कि तेजी से निर्णय लेना, ठीक है, तेजी से डिसीजन लेना, और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो सहमत ना सहमत आप कर सकते हैं इसको, और इसका आंसर अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ। यह सही है कि लोकतंत्र में त्वरित निर्णय नहीं लिए जाते हैं तथा समय अधिक लगता है, क्योंकि निर्णय लेने में बहुत सारे लोग तथा संस्थाएं शामिल होते हैं। लेकिन लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है भाई, मतलब समय तो लगता है लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, परंतु जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी फैसले लिए जाते हैं, वो बहुत ही अच्छे लिए जाते हैं, सटीक निर्णय लिए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको संक्षिप्त नोट लिखना है अनुच्छेद का, ठीक है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए इसको बता दे रहा हूँ क्या हम लिख सकते हैं। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में ही होनी चाहिए, है ना, ताकि जो निर्णय ये लिए जाए वो त्वरित निर्णय लिए जाने की, जल्दी से निर्णय लिए जा सके, जो समय की जरूरत थी। लोकतंत्र के आगमन के बाद इस विचार में बदलाव आया। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है जनता का शासन और जनता के शासन के लिए आवश्यक सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब इसके प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और आपका जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है या क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर क्वेश्चन आंसर लिखकर और फोटो खींचकर अपनी कॉपी का उस पर भेज दीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। अगर कोई गलती लगी है तो वो भी लिख दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।